नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति ज़िंदगी दुनिया इस चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको हिंदी, मराठी और अंग्रेजी विषय के कक्षा 12वीं तक के सभी बोर्ड के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस चैनल पर लगातार बने रहिए। मेरे इस चैनल को आज पहली बार देखने वाले सभी दर्शकों से विनती करूंगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिए, और सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं मराठी अक्षर भारती, इसका 8वां अध्याय ऊर्जा शक्तीचा जागर। इसका हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, जिसको मैं आगे कभी अपलोड करूँगी। आइए हम इसके स्वाध्याय को शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, खालील तक्त्यात माहिती भरून तो पूर्ण करा। यानी नीचे दिया हुआ जो तक्ता है, टेबल है, उसको पूरा करो। लेखकाची माध्यमिक शाळा, उनके माध्यमिक स्कूल का नाम यूनियन हाई स्कूल गिरगांव। दूसरा है लेखकाला घडवणारे शिक्षक, यानी लेखक को बनाने वाले जो टीचर थे वो कौन थे, तो जोशी सर, भावे सर, शिर्के सर। तीसरा प्रश्न आपको दिया है लेखकांचे जन्मगाव, उसका नाम है माशेल, दक्षिण गोवा। मुंबईतील घराचे नाव, जब वे मुंबई में आए तो कहाँ रहते थे, मालती निवास, खेतवाड़ी, गिरगांव। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 2, आकृती पूर्ण करा। युनियन हाईस्कूलमधील शिक्षकांची वैशिष्ट्ये, युनियन हाईस्कूल के जो टीचर हैं उनकी क्या विशेषताएं थी, तो सेवाभावी वृत्ती, विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देणे आणि निरपेक्ष भावनेने मार्गदर्शन करने, यानी सेवाभावी स्वभाव था उनका। बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ाते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते समय उसमें खुद को झोंक देते थे। और तीसरा, वे निरपेक्ष भाव से यानी बिना अपेक्षा के बच्चों का मार्गदर्शन करते थे। आगे देखते हैं लेखकाच्या आईचे व्यक्तिमत्व विशेष। लेखक की जो माताजी थी उनके अंदर क्या विशेषताएं थी, तो पहला, दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी अल्पशिक्षित आई। शिक्षित, अब यहाँ पे ये क है ना, इसको काट देना है बच्चों, ठीक है। तो दरिद्री से या गरीबी से लड़ने वाली, कम पढ़ी लिखी एक माँ। खूब कष्ट करणारी, बहुत ज़्यादा कष्ट कठिन कार्य करने वाली। गरिबीत ही धीर न सोडणारी, गरिबी में भी अपनी हिम्मत न हारने वाली। और मुलाला शिकवण्याची जिद्द असणारी आई, अपने लड़के को पढ़ाने के लिए जिद्द करने वाली, जिद्द रखने वाली एक माँ। आगे देखते हैं कारणे लिहा, कारण लिखिए। लेखकाला शिक्षणाबद्दल आंतरिक ओढ निर्माण झाली, कारण लेखक को पढ़ने के लिए अंदर से रुचि होने लगी। क्यों, उसका क्या कारण था, उत्तर, शिक्षकांनी केलेल्या मार्गदर्शनामुळे लेखकांच्या शिक्षणाचाच नाही तर आयुष्याचाही पाया पक्का झाला। यानी शिक्षकों ने, टीचर ने जो मार्गदर्शन किया, इसके कारण लेखक को जो पढ़ाई के प्रति ही नहीं बल्कि उनका जीवन का भी जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो गया, और उनकी पढ़ाई के बद्दल, शिक्षणाबद्दल आंतरिक ओढ निर्माण झाली। लेखकाच्या आईला काँग्रेस हाऊसमध्ये काम मिळाले नाही, कारण लेखक की माँ को काँग्रेस हाउस में काम नहीं मिला। इसका क्या कारण था, उत्तर में लिखेंगे तिसरी किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांनाच काम दिले जात होते। तीसरी या उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को ही काम दिया जा रहा था, आणि लेखकाची आई त्यापेक्षा कमी शिकलेली होती, और लेखक की जो मम्मी थी वे तीसरी से कम पढ़ी लिखी थी। प्रश्न है, लेखकाला गिरगावातील नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश मिळाला नहीं, कारण लेखक को गिरगांव की जो प्रसिद्ध स्कूलें थी, अच्छी स्कूलें थी, उसमें क्यों नहीं मिला प्रवेश, एडमिशन। तो उत्तर लिखेंगे, प्रवेश फीची व्यवस्था झाली तोपर्यंत गिरगावातील त्यावेळच्या नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश बंद झाले होते। जब तक उनके फीस की व्यवस्था कर पाई उनकी माँ, तब तक गिरगांव में के जो भी अच्छे स्कूल थे उनके सबके एडमिशन बंद हो गए थे। प्रश्न 4, कंसातील शब्दाला योग्य विभक्ति प्रत्यय लाऊन रिकाम्या जागी भरा। अब हमको यहाँ पे विभक्ति प्रत्यय लगाना है। तो विभक्ति प्रत्यय जो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया,
चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी को संबोधन बोलते हैं, है ना। तो बच्चों इसी तरीके से मराठी में भी होते हैं, और मराठी में जैसे प्रथमा की कोई विभक्ति नहीं होती, दूसरे द्वितीया की सलाते सलानाते होती है, इस तरीके से हमको यहाँ पे उन विभक्ति प्रत्ययों को लगाना है। तो उसका व्हिडिओ अलग से बना हुआ होगा, उसको आप देखिएगा, ठीक आहे। आपण सगळ्यांनी डॅश मदत केली पाहिजे आई, उसमें ला प्रत्यय लगेगा, आईला। आमच्या बाईंनी प्रमुख पाहुणे आभार मानले, पाहुण्यांचे, चे यहाँ पर प्रत्यय लगेगा, है ना, विभक्ति प्रत्यय। शिक्षण पूर्ण झाल्यावर मोहन सरकारी नौकरी रुजू झाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नौकरी में त प्रत्यय लग जाएगा, नौकरीत रुजू झाला। अब देखिए क्वेश्चन 5 में दिया है आपको अलंकार पहचानना है, उसमें उपमेय और उपमान को भी पहचानना है। जैसे वाक्य दिया हुआ है, पुसटशा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात। अब यहाँ वाऱ्या लिखा है ना, यहाँ पे र यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर का र गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वारा जो यहाँ लिखा है ना, ये वाला, ये सही है। तो पुसटशा आठवणी, लेखक कह रहे हैं कि वो जो धुंधली धुंधली यादें हैं वो बीच बीच में से मेरे मन में हवा की लहरों के समान आती रहती हैं। तो यहाँ किस चीज़ की किससे तुलना की गई है? जिस चीज़ की हम तुलना करते हैं वो होता है हमारा उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये सारखा शब्द आया है, इसलिए ये उपमा अलंकार है ना। उपमा अलंकार में सारखे, सम, समान, जेवी तेवी इस तरीके के आते हैं शब्द, ठीक है। और उपमेय, उपमेय यानी यहाँ पे पुसटशा आठवणी, धुंधली यादें, ये जो है इनकी तुलना की गई धुंधली यादों की, किससे? वाऱ्याच्या लहरी यानी हवा के झोंके के साथ में। तो उपमान क्या हो गया? वाऱ्याच्या लहरी। प्रश्न 6 में आपको स्वमत में दिया हुआ है, भावे सरांचे शब्द हीच खरी माशेलकर यांची ऊर्जा। यानी भावे सर ने जो शब्द कहे थे वही माशेलकर सर के जीवन में ऊर्जा का स्रोत बन के आए। या विधानाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा, इससे तुम्हें क्या समझ में आया वो लिखिए। तो आईच्या जिद्दीने माशेलकरांना शिकण्याचे प्रोत्साहन दिले, यानी उनकी मम्मी की जो जिद्द थी उससे माशेलकर को पढ़ाई लिखाई का प्रोत्साहन मिला, पढ़ने का प्रोत्साहन मिला। एक दिवशी शाळेत प्रयोग करताना भावे सरांनी माशेलकरांना प्रयोग समझवताना सांगितले। एक दिन स्कूल में प्रयोग करते हुए भावे सर ने माशेलकर को बताया की ज्या प्रकारे सूर्याची ऊर्जा शक्ती एकत्रित करून कागद जाळता येतो, त्याच प्रकारे तुमची ऊर्जा शक्ती एकत्र करा, काहीही जाळता येईल। भावे सरांचे हे शब्द माशेलकरांसाठी एक प्रेरणास्रोत बनले व त्यांनी आपली संपूर्ण ऊर्जा अभ्यासात लावली व एक मोठे वैज्ञानिक बनले। वैज्ञानिकसुद्धा बनले आणि ते एक लेखकसुद्धा छान बनले। विद्यार्थियों, यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि एक दिन स्कूल में जब एक प्रयोग कर रहे थे प्रयोगशाला में, तब उनके सर ने उनको बताया कि जिस प्रकार से एक लेंस धूप में जाकर खुले में एक लेंस लेकर उन्होंने ये प्रयोग किया कि ज़मीन पर एक कागज़ रखा, कागज़ से थोड़ी ऊंचाई पर एक लेंस पकड़ा, और लेंस धूप में जहाँ सूरज की किरणें उस पर पड़ती हो, तो जब लेंस पर सूरज की किरणें पड़ने लगी तो लेंस में जो मध्य बिंदु होता है वहाँ पे सूरज की सभी किरणें एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। और सूर्य में क्योंकि ऊर्जा होती है, ताप होता है, अग्नि होती है, तो वो एक जगह पे इकट्ठी होने के बाद में वो ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि नीचे रखा हुआ, ज़मीन पर रखा हुआ कागज़ भी जल जाता है। तो यहाँ पे माशेलकर सर उनको बोलते हैं कि तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा, काहीही जाळता येईल। यानी इसी तरह से तुम भी अपनी ऊर्जा शक्ति, अपने अंदर की एनर्जी को एक ही जगह पर कहीं पे एकत्रित करो, केंद्रित करो, तो उससे क्या होगा, तुम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, कोई भी कार्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। माशेलकर सर को वो बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई और उन्होंने उसी दिन से अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई लिखाई में लगा दी और एक बड़े वैज्ञानिक बने और लेखक भी। प्रश्न आहे, शालेय विद्यार्थ्याच्या भूमिकेतील डॉक्टर माशेलकर यांचे तुम्हाला जाणवलेले गुणविशेष सोदाहरण लिहा। जब वे विद्यार्थी थे उस भूमिका में उनके कौन से गुण विशेषताएं आपको दिखाई दी वो लिखना है। माशेलकरांचे शालेय शिक्षण खूप गरिबीत पूर्ण झाले, यानी इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत गरीबी में पूरी हुई। वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत त्यांच्याकडे चप्पलही नव्हती।
12 साल की उम्र तक उनके पास चप्पल भी नहीं थी पहनने के लिए. लहानपणीच वडील वारले व माशेलकर आईसोबत मुंबईत गिरगावात आले. बचपन में ही पिता की मृत्यु के कारण वे अपनी माँ के साथ में गिरगांव आ गए. त्यांच्या आईने अपार कष्ट करून त्यांना शिकवले. उनकी माँ ने भरपूर कष्ट किए और उनको सिखाया पढ़ाया. चांगल्या शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाने माशेलकरांची अभ्यासात रुचि निर्माण झाली. अच्छे टीचर मिले, उनका अच्छा मार्गदर्शन मिला और इसीलिए उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी. भावे सरांनी करून दाखवलेले सूर्याच्या ऊर्जेला एकत्रित करून कागद जाळण्याच्या प्रयोगाने माशेलकरांना चित्त एकाग्र करून अभ्यास करण्याचा धडा शिकवला. और माशेलकर सर ने जो सूर्य की ऊर्जा इकट्ठी करके कागज जलाने का प्रयोग करके दिखाया था, उससे माशेलकर इनको चित्त एकाग्र करके यानी एकाग्र चित्त होकर पढ़ने की सीख मिली. धडा यानी सीख. व त्यांना एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला. उनको एकाग्रता का, कॉन्सन्ट्रेशन का एक मंत्र मिल गया. ते विज्ञान समजू लागले. उन्हें विज्ञान समझ में आने लगा. शाळा, शिक्षक व त्यांची आई हे त्यांच्यासाठी प्रेरणा स्रोत व संस्कार केंद्र बनले. उनके स्कूल, उनके शिक्षक और उनकी माताजी ये उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बने. ई प्रश्न दिया है डॉक्टर माशेलकर यांची मातृभक्ती या प्रसंगातून ठळकपणे जाणवते ते प्रसंग पाठाधारे लिहा. यानी ऐसे कौन से प्रसंग हमको इस लेसन में दिखाई देते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि माशेलकर एक मातृभक्त थे. तो देखते हैं उत्तर. या पाठात माशेलकर त्यांच्या विद्यार्थी दशेतील आठवणी सांगताना म्हणतात. इस लेसन में माशेलकर अपने विद्यार्थी जीवन की यादें बताते हुए हमसे कहते हैं की या शाळेशी आणि संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझा संपर्क आला तो जिच्यामुळे आला ती माझी परमप्रिय आई. यानी स्कूल और स्कूल के जो टीचर हैं उनसे मेरा जो संपर्क आया वो किसके कारण, तो वो थी मेरी माँ, परमप्रिय मेरी माँ. तिचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार. उसके ऋण, उसका कर्ज मी कभी नाही उतार सकता. आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते. पण माझ्या बाबतीत तर ती माझी केवळ शिक्षक नव्हती तर माझे सर्वस्व होती. बोले माँ एक बच्चे के लिए पहली शिक्षक होती है, परंतु मेरे मामले में वे सिर्फ शिक्षक नहीं थी मेरी, बल्कि मेरा सब कुछ थी. वयाच्या 6व्या वर्षी वडील वारल्यावर उदरनिर्वाहासाठी लेखकाला आईसोबत त्यांचे माशेल हे गाव सोडून मुंबईला यावे लागले. पिता की मृत्यु के बाद उन्हें अपना माशेल गांव छोड़कर अपनी माताजी के साथ मुंबई आना पड़ा. त्यांची आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे खालवलेली होती. आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो रही थी. बहुत गरीबी थी. पण त्यांच्या आईने धीर सोडला नाही. परंतु उनकी माताजी ने हिम्मत नहीं हारी. ती खचली नाही. वे हार नहीं गई. तिने अपार कष्ट केले. उन्होंने बहुत कष्ट किए. मिळेल ते काम केले. जो काम मिलेगा वो काम किया. दारिद्र्याशी संघर्ष करताना एकदा काम मिळेल या आशेत त्या कांग्रेस हाउस जवळ गेल्या. गरीबी में ही दिन गुजार रहे थे. तभी उन्हें पता पड़ा कि कांग्रेस हाउस के पास कुछ काम मिल रहा है लोगों को, तो वे वहाँ गई. लेकिन पता पड़ा की तिसरी किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांनाच काम दिलं जाईल. हे ऐकून त्या खूप नाराज झाल्या. जब उन्हें पता पड़ा वहाँ जाकर कि तीसरी और तीसरे से ज़्यादा पढ़े हुए लोगों को ही यहाँ पर काम मिलेगा, तो वो बड़ी नाराज़ हो गई. उनको बहुत गुस्सा आया. पण त्याच क्षणी त्यांनी ठरवलं, पर उसी समय उन्होंने पक्का किया, मी माझ्या मुलाला खूप शिकवीन. मैं मेरे बच्चे को बहुत सिखाऊंगी. कारण शिक्षणाशिवाय या जगात मान नहीं. क्योंकि पढ़ाई के बिना, पढ़े लिखे हुए बिना इस संसार में मान सम्मान नहीं मिलता. लेखक सांगतात. अब देखो मेन बात ये है बच्चों, लेखक क्या कहते हैं, माझ्यासाठी तिने घेतलेले कष्ट मी कोणत्या शब्दात सांगू. यानी मेरे लिए जो उसने कष्ट किए वो मैं कौन से शब्द में बताऊं. मेरे पास शब्द तक नहीं है. लेखक अभिमानाने सांगतात की माझी आई केवळ माझी शिक्षकच नव्हती तर माझी सर्वस्व होती. यानी उनको गर्व था अपनी माँ पर. वे कहते थे वो सिर्फ मेरी शिक्षक नहीं बल्कि मेरा सब कुछ थी. या सर्व प्रसंगातून डॉक्टर माशेलकर यांची मातृभक्ती ठळकपणे जाणवते. इन सभी उदाहरणों में से, प्रसंगों में से, घटनाओं में से हमको उनकी मातृभक्ति एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देती है. ई प्रश्न दिया है माझ्या जीवनातील शिक्षकांचे स्थान या विषयावर तुमचे विचार लिहा. यानी मेरे जीवन में मेरे टीचर का स्थान. तो देखो बच्चों, हम हिंदी और मराठी दोनों के दोहे लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पर दोनों लिए. पहला हिंदी का लिया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े. अब यहाँ पे जो ये दो लिखा है ना, ये दो लिखा है, इस दो को आप दोऊ लिखेंगे. क्या लिखेंगे, दोऊ.
है ना। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, यानी गुरु और गोविंद यानी ईश्वर दोनों खड़े हैं, किसके पैर सबसे पहले पढ़ूं? बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। वे कहते हैं कि सोचने पर मुझे ऐसा लगा कि ये गुरु ही है जिन्होंने मुझे गोविंद तक जाने का रास्ता दिखाया, भगवान का, ईश्वर की भक्ति का रास्ता दिखाया। इसलिए सबसे पहले गुरु ही मेरे लिए परम पूज्य है, उसके बाद में ईश्वर। तो यहाँ पर गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। दूसरा देखते हैं, अच्छे शिक्षक, ये सुवचन है। अच्छे शिक्षक किस्मत की तरह होते हैं जो ईश्वर की प्रार्थना करने से हमें मिलते हैं। बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। एक तो अच्छे शिक्षक और दूसरे सच्चे मित्र, ये दोनों बिल्कुल मतलब किस्मत की तरह ही होते हैं बच्चों, जो ईश्वर की प्रार्थना करने से ही हमको मिलते हैं। और हमें हमेशा ईश्वर के सामने जब भी हम जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो एक प्रार्थना अवश्य करना चाहिए कि हमें खूब अच्छे मित्र मिले, खूब सच्चे मित्र मिले, और हमें खूब अच्छे शिक्षक जरूर मिले। ये अगर आप मांगते हैं और इसके आधार पर अगर आपके जीवन में कोई घटनाएं घटती हैं, अच्छे शिक्षक मिलते हैं और अच्छे सच्चे मित्र मिलते हैं, तो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। तिसरा हमने एक सुवचन लिया है की शिक्षक म्हणजे विद्यार्थ्यांचा दूसरा पालकच, टीचर यानी विद्यार्थियों के दूसरे माता पिता। अब देखो बच्चों, ऐसे दोहे या सुवचन लेकर आप जब किसी क्वेश्चन के आंसर को शुरू करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है एग्जामिनर पर अच्छा पड़ता है। यहाँ पे हमने ऐसे दोहे या सुवचन लिए, इनमें से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से शुरुआत करें की आई वडील मुलांना लहानाचे मोठे करतात, तर शिक्षक मुलांच्या मनाचे संगोपन करतात। यानी माँ बाप बच्चे को छोटे से बड़ा करते हैं और टीचर उनके मन और दिल दिमाग को छोटे से बड़ा करते हैं, है ना। बच्चों को धीरे धीरे सिखाते सिखाते उनके दिमाग को बड़ा करते हैं, उनके विचारों को बड़ा करते हैं, उनके सोचने समझने के दायरे को बढ़ाते हैं। व्यक्तिमत्वाची जडणघडण, व्यक्तिमत्वाचा विकास हे शब्द ऐकताना आठवते की लहानपणी आम्ही काहीच नसतो। यानी व्यक्तिमत्व, पर्सनालिटी बनाना, डेवलपमेंट करना, पर्सनालिटी कैसी है उसका विकास करना, उसको अच्छा मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉलिश्ड बनाना, ये सब चीज़ें बचपन में तो कुछ हम कोई कुछ भी नहीं रहते ना बच्चों, लेकिन जब ये सारी बातें याद आती है, ये शब्द जब हमारे सामने आते हैं, तो हमें लगता है की हम तो कुछ नहीं थे, हमको बनाया किसने। शाळेत जातो तेव्हा बाहेरच्या जगाचे दर्शन होते, पहली बार जब स्कूल जाते तभी बाहर के जीवन के दर्शन करते हैं, बाहर के संसार के जग यानी संसार। तिथे फक्त शिक्षकच आपलेसे वाटतात, आई वडिलांसारखे वाटतात। स्कूल में टीचर हमारे माता पिता के जैसे लगते हैं हमें। शाळेतले ते 5 तास विद्यार्थी मातीच्या गोळ्यासारखा, तर शिक्षक हे त्या गोळ्याला आकार देणारे कुंभार असतात। बच्चों, स्कूल में जाते हैं तो माता पिता जैसे हमें टीचर लगते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो भेदभाव करना ही नहीं आता है ना। उनको जो भी माँ के समान दिखने वाली जो भी दूसरी कोई भी लेडीज़ होगी वो माँ ही लगती है ना, और पिता के समान दिखने वाले पिता लगते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा कि जब शुरुआत में स्कूल में जाते हैं तो उन्हें अपने टीचर्स में माता पिता दिखाई देते हैं, और बड़े होने के बाद भी वही सब चीज़ें होती है, बस बच्चों के मन बदल जाते हैं। टीचर तो वो का वही रहता है बच्चों। आगे देखते हैं कि शायद स्कूल के जो 5 घंटे होते हैं उसमें वो विद्यार्थी स्टूडेंट जो है वो मिट्टी के गोले के समान होता है, और शिक्षक जो होता है वो उस कुम्हार के समान जो मिट्टी के मटके बनाता है, तो मटके को सुंदर सुंदर आकार प्रदान करता है। क्लास के हर मिट्टी के गोले का आकार अलग अलग है बच्चों, हर बच्चे का आकार अलग अलग है, हर बच्चे की सोच अलग है, और शिक्षक जो है उनको उनके हिसाब से जो है तराशता है और उनके जीवन को सुंदर बनाता है। कधी प्रेमाने तर कधी रागाने ते शिकवतात, कभी टीचर प्रेम से पढ़ाते हैं, कभी गुस्से से, पण त्यांच्या हृदयात फक्त आणि फक्त प्रेमच भरलेलं असतं। पर उनके हृदय में, दिल में हमेशा बच्चों के लिए प्रेम ही भरा हुआ होता है। मला आजही माझे सर्व शिक्षक आठवतात। कितीतरी गोष्टी करताना मला आठवतं की असं हे मला माझ्या शिक्षकांनी शिकवलं होतं। यानी आज भी मुझे मेरे सारे टीचर बहुत अच्छे से याद है। कई काम ऐसे जीवन में होते हैं कि करते समय मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था। त्याप्रमाणे मी आजही माझ्या आयुष्यात वागतो, उस हिसाब से मैं आज भी अपने जीवन में कोई भी कार्य जो है करता हूँ।
जेव्हा कधी आयुष्यात मागे वळून बघतो तर आई वडिलांच्या सोबतच माझे शिक्षकसुद्धा माझ्या आठवणीत ठळकपणे उभे असतात. जब कभी मैं पीछे पलटकर देखता हूँ या देखती हूँ तो मुझे मेरे माता पिता के साथ ही साथ मेरे टीचर्स भी एकदम स्पष्ट रूप से मेरे आंखों के सामने उनके चित्र आ जाते हैं. शालेय जीवन किती आनंदी होतं, किती सुखाचं होतं. स्कूल का जीवन कितना आनंदी था, कितने सुख वाला था, एकदम सुखी जीवन था, असं सतत जाणवतं. ऐसा सतत कंटिन्यू मुझे लगता रहता है. खरंच शिक्षकांचे उपकार मानले पाहिजेत. सच में हमें टीचर के उपकार मानना चाहिए. ते एका मातीच्या गोळ्याला आकार देतात आणि सुंदर आयुष्य प्रदान करतात. वो मिट्टी के गोले को आकार देते हैं और उनको सुंदर जीवन प्रदान नहीं है ना. मला आजही कधी माझ्या शाळेत जायचे अवसर मिळाले तर मी जातो. मुझे आज भी कभी मेरे स्कूल में जाने का मौका मिले तो मैं जाता हूँ आणि माझ्या लहानपणीच्या आठवणी ताज़ा होतात और मेरे बचपन की यादें मेरे आंखों के सामने ताज़ा हो जाती है. कधी रस्त्यावर चालताना कुठले शिक्षक भेटले तर आजही मी वाकून त्यांचे चरण स्पर्श करतो. अभी भी रास्ते पर चलते हुए भी कभी मुझे कोई मेरे टीचर मिल जाए तो मैं उनके पैर छूकर और प्रणाम करता हूँ. मला अभिमान वाटतो की इतके चांगले शिक्षक माझ्या आयुष्यात आले. मुझे अभिमान है, गर्व है कि इतने अच्छे शिक्षक मेरे जीवन में आए की त्यांनी माझं आयुष्य अतिशय सुंदर आणि सुखी समाधानी बनवलं. कि उन्होंने मेरे जीवन को अतिशय सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया और सुखी और समाधानी भी बनाया. विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है बच्चों, कभी भी कम नहीं होता. इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा और आजमा कर भी ज़रूर से देखिएगा बच्चों. और पहली बार देखने वाले मेरे इस चैनल को वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए. और आपकी जो भी फरमाइशें हैं, कोई और लेसन, कोई और टॉपिक, जो भी आपको चाहिए हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा. मैं वो वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी. तो विद्यार्थियों, मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. नमस्ते.